तो कैसे हो आप सभी भाई साहब। चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई। साइंस का जो है 21 और 22 दिसंबर 20 और 21 दिसंबर, सॉरी, ठीक है। आपको जो है मैं इसमें साइंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से सवाल देख लेना और पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से दो बार रिवीजन करके चले जाना, ठीक है भाई। चलिए, पहला सवाल करा कि तत्वों के बारे में किसने कहा था, ठीक है। किसने कहा था कि उन्हें आग में आगे जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब बाद में जो विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत आया था, कहा था कि भाई अब तो इसको तोड़ ही नहीं सकते परमाणु के, ठीक है, जॉन डाल्टन ने किया था। फिर कहा पादप प्लांट में वायु का संचालन किसके कारण होता है। तो कहा वायु वायु का आदान प्रदान स्टोमाटा के माध्यम से होता है, सही बात है। क्यों? क्योंकि उसमें O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, सही बात है भाई। चलो, अब रिस्पायरेशन के लिए भी किसका जरूरत होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा पत्तियों से, और प्रकाश संश्लेषण भी पत्तियों से दौरान करता है, ठीक है भाई। तो इसके लिए पादपों का जो संचालन मुख्य रूप से ऑक्सीजन के कारण माना जाता है, इसलिए मेन काम होगा ऑक्सीजन का। भौतिकी में कार्य वर्ग की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या होता है? तो W बराबर एफ एस होता है, सभी को पता है। W वर्ग F बराबर, यानी कि जो S बराबर डिस्प्लेसमेंट, जितना आपने काम किया, F बराबर फोर्स न्यूटन, जो भी होता है जितना में आपकी क्षमता है। समझ में आ गया भाई? परिभाषा देखो यहाँ पे साफ साफ छत्रों में लिखा गया है। तो F फोर्स हो गया, दूरी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोई कोण बन जाता है तो उसमें वर्क डन कहलाता है। अगर कोण 90 डिग्री हो तो वो वर्क डन 0 होगा, ठीक है भाई। ये सब आपने पढ़ा ही होगा। अगर वही मतलब घसीट के ले जा रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क निगेटिव में हो जाता है, सही बात है। यदि पृथ्वी पर m द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो 4m द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? देखो भाई, साफ एंड सुंदर अक्षरों में बता देता हूँ कि देखो, पृथ्वी पर m है तो mgh लगता है, तो 4 है तो 4 mgh लगेगा ना भाई। तो द्रव्यमान वाली वस्तु, लेकिन द्रव्यमान में कोई कह रहा है बदलाव भी नहीं हुआ, तो द्रव्यमान सेम है, तो बल क्या लगेगा? तो 4f लग जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु पर देख लो W बराबर एफ एस फॉर्मूला आ गया। वर्क डन पूछा है ना भाई कुछ, तो उत्पन्न त्वरण पूछ दिया। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। ओ, उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उसका द्रव्यमान इतना है, 10 kg है। ओहो, तो 10 kg दिया गया है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, 60 न्यूटन दिया है, सो इसको 60/10 कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10×60, तो उत्पन्न त्वरण भी 6 मीटर ही होगा, ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है, इथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट यानी कि N2CO3 के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब एथेनोइक अम्ल को और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण के साथ साथ कौची CO2 का भी निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा CO2 भाई। जीव के संवेदी रिसेप्टर कौन से होते हैं? मतलब सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द टंग पूछा है भाई। तो सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं टेस्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं मेकाना सॉरी यांत्रिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो कैसे? टेस्ट के द्वारा, टेस्ट वर्ड्स। अगला सवाल है, वाहनों के पीछे का जो रेयर साइड व्यू देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण गाड़ी में लगा होता है? सभी को पता है भाई, ये तो आप लोग कमेंट में बता ही दोगे, आशा करता हूँ बता दोगे। इन सर्किट डायग्राम हाउ इज वोल्ट मीटर टिपिकली रिप्रेजेंटेड एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो विद्युत आरेखों के मानव अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार वोल्ट मीटर को हमेशा जो है सर्कल के भीतर भी लिखकर दर्शाया जाता है, और एक इसे स्क्वायर वर्ग के रूप में नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पैरेलल होगा, सेमी सारी सर्कल वृत्त हो जाएगा। अगला सवाल है, तारे का सबसे अधिक चमकता हुआ प्रतीत होता है? भाई इसमें बता देता हूँ, तल दर्पण होता है, ठीक है। तारे कब सबसे अधिक चमकते हुए प्रतीत होते हैं? बताओ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जहां प्रकाश की किरणें वायु की परतों से गुजरते हुए जो है विक्षेपित हो जाती है, और क्षितिज के निकट तारे जो मतलब हॉरिजॉन्टल के रूप में जो तारे होते हैं अधिक मोटी वायु परतों से होकर गुजरते हैं, जिससे टिमटिमाहट बढ़ जाती है, ठीक है भाई। तो इसमें सीधे हॉरिजन के पास जो है पास होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो रसायन विज्ञान में प्रतीक जो होता है, देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, परमाणु, एटम बताता है। उदाहरण के लिए यदि हम सी लिखते हैं तो वो क्या होता है? कार्बन बताता है भाई। तत्व का पूरा नाम, पूरा नाम, पूरा नाम। नर और शरीर ब्रिसन टेस्टिस आपके पास है, जिस थैली जैसी संरचना स्थित होती है उसे क्या कहा जाता है भाई? बताओ।
नर शरीर में टेस्टिस होता है ना भाई, जिस थैली संरचना स्थित होती है इसे अंडकोश या वृषण कोश भी कहा जाता है, ठीक है भाई। एक धारावाही परिनालिका सोलेनॉइड के किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल और एक समान होता है? तो एक धारावाही परिनालिका के भीतर खासकर उसके अक्ष के समानांतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल और एक समान यूनिफॉर्म होता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर होता है, जबकि यह वह कमजोर और असमान होता है। तो सोलेनॉइड के भीतर खासकर उसके अक्ष के समानांतर, उस सोलेनॉइड परिनालिका के भीतर हो जाएगा ना भाई, इन द सेंटर का है ना चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म होता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समान दूरी के पैरेलल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइडल विलयन का सामान्य उदाहरण है? कोलाइडल विलयन एक कोलाइड का एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच होता है। यह कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को परिणित कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वे स्थिर और नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो देखो भाई, कोलाइडल का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे कि रेत बालू मिला लो कुछ भी, ठीक है, तो कभी कभी लगता है वो गंदा, ये नीचे नीचे तो बैठ जाता है ना भाई। ये कण इतना बड़ा होता है पर के स्कैटर कर सकते हैं, टिंडल प्रभाव भी बना सकता है। एक धातु मेटल और एक अधातु के बीच सामान्यतः कौन सा रासायनिक अबंध बनता है? तो मेटल और अमेटल अधातु के बीच जो आयनिक बॉन्ड बनता है, जिसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके केटायन होता है, ठीक है, और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो ये भाई आयन आयन नन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बंद हो जाता है, ठीक है भाई, आयोनिक बॉन्ड बनाता है। फूलों के वर्तिकाग्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या विशेषता सही नहीं है? तो देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये स्त्री केसर का पिस्टिल, ये एक पुरुष केसर में रहता है, ठीक है भाई। तो देखो कि यह एक नर नर नहीं है भाई, मेल सेक्स नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं सही नहीं है, तो नहीं पूछा है, यही होगा ना। एक चिपचिपा भाग होता है, सही बात है, पराग को आकर्षित करता है, शुरू होता है, ये तीनों सही है, लेकिन ये सही नहीं है, तो आंसर यही पूछिए पूछिए पूछिए, ठीक है। अगला सवाल है, द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 पास्ड बाय पार्लियामेंट इन अगस्त 2025 हैज रिप्लेस्ड व्हिच ओल्ड एक्ट? बार बार पूछ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। भारतीय पतन विधेयक 2025 लोकसभा द्वारा 12 अगस्त 2025 को, राज्यसभा द्वारा 18 अगस्त 2025 को पारित कर दिया गया, मंजूरी मिल गया भाई 21 अगस्त को, राष्ट्रपति भी साइन कर दिया, तो भारतीय पतन अधिनियम 2025 बन गया, ठीक है। अगला सवाल, यदि एक अवतल दर्पण, अच्छा अवतल दर्पण माइनस ए हो तो माइनस भी बराबर यू होता है, एम बराबर माइनस भी बटा यू, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो देखो अवतल दर्पण का है ना कॉनकेव इमेज बन रहा है, कैसे माइनस में बन रहा है, माइनस में ही बनता है, तो यानी कि आभासी एवं उल्टा ही बनेगा। अब पूछ रहा है कि माइनस है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भाई, कहीं कहीं तो मैंने देखा है इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा इन्फिनिटी पे रखोगे कैसे? इन्फिनिटी पे रखते हो तो यहाँ चले जाता है, ये यहाँ से टकरा जाता है, ठीक है। फिर सी के पीछे रखते हो तो एफ पे बन जाता है, सी और एफ के मिडिल में रखते हो तो एफ पे बनता है, फिर सी पे रखते हो तो सी पे ही बन जाता है ना भाई। तो इस तरह से बनता है। एक समान त्वरण के साथ गति करने वाले वस्तु के लिए निम्नलिखित में से गति का कौन सा समीकरण सही नहीं है? भाई तीन प्रकार के होता है गति के समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी दिया है, एक होता है टू ए एस होता है ना भाई, इसमें लगा दो, तो देखो टू ए एस वाला यू स्क्वायर सही है, ये वाले नहीं होगा भाई, ये तीनों सही है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा डी ही पूछा है। अगला सवाल है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बताओ? तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो होता है आपस में आदान प्रदान एक्सचेंज कर लेता है, वो उसका ले लेता है, वो उसका ले लेता है, ठीक है, पावर वाले जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड द्विस्थापन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमतौर पर आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो पहले पॉजिटिव आयन कैटायन दूसरे का ऋणात्मक आयन के साथ जुड़ जाता है, तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पिंड की चाल 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर लो भाई आ गया अभी दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेना है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम निकालना है, और ये फॉर्मूला होवत है
होवत है क्या त्वरण के, तो माइनस चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो 10 शुरू वाला था, फाइनल भी तो है ना भाई, भी माइनस भी बटा यू होता है ना बटा, तो 4 हो जाएगा बटा टाइम, तो ये हो जाएगा -10/4। पॉइंट दोगे तो -2.5 हो जाएगा, -2.5 मीटर प्रति सेकंड है ना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब एसटीडीएस से कैसे बच सकते हो भाई, आप कंडोम लगा लो, ठीक है भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य इंफ्रासोनिक साउंड सुनते हैं। तो 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति वाली ध्वनि होते हैं, मनुष्य आमतौर पर उसे नहीं सुन पाता है, ये सिर्फ जो है चमगादड़ सुनता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले देखो गैंडा, हाथी, हिपोपोटामस आदि सुन सकता है। चमगादड़ 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक सुनता है भाई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। चूहा सामान्य ध्वनियाँ सुनता है पर अपश्रव्य नहीं। अपश्रव्य नहीं तो चूहा तो होगा नहीं, चूहा निकाल दो। राइनोसेरस इसमें दिया है, हिपोपोटामस गैंडा दिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में क्रिस्टी होती है और वह लाइसोसोम भी बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टी होता है, जो एटीपी के उत्पादन के लिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्थान प्रदान कर लेता है, ठीक है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा। फिर से आ गया एक न्यूमेरिकल्स। 1 kg द्रव्यमान की वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई एच से गिराया जाता है, जब वह जमीन पर पहुंचता है तो उसका चाल 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो ऊंचाई की गणना करना है भाई साहब, ऊंचाई निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 देल है, फाइनल वेलोसिटी 20 देल है भाई, और गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर मानने को कह दिया है, तो एच नहीं निकलेगा। बोलो तो व्यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH होता है या 2AS होता है। अब भी स्क्वायर देल है, 20 के स्क्वायर देल है बराबर यू इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 गुना 10 गुना एच निकल जाएगा। अब भाई यानी 400 और भाई साहब बटा 20 हो जाएगा, 20 दूनी 4 2 जो 20 हो जाएगा, 20 मीटर। अगला सवाल है, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में शुद्ध धातु किस इलेक्ट्रोड पर जमा होती है। तो धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है, जो कि अशुद्ध धातु के घोलने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध धातु के परमाणुओं के रूप में जमा होती है, जबकि अशुद्धियां जो है एनोड के नीचे, ठीक है, मड के रूप में बैठ जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध धातुओं, ठीक है, तो कैथोड क्या पूछा है, इलेक्ट्रोड पर जमा कौन हो जाएगा, एनोड मड, ठीक है। धातुओं को विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में शुद्ध धातु किस इलेक्ट्रोड पर जमा होती है। तो जमा भाई अभी बताया कैथोड पे, अच्छा यही सवाल है भाई, एनोड पे ही होगा, सॉरी ऊपर कैथोड। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 20 न्यूटन है और वस्तु पर दिशा जो है 5 मीटर विस्थापित होता है, हमने बताया था भाई डब्ल्यू बराबर एफ एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ओ तो डब्ल्यू बराबर 20 इंटू 5 मीटर, 20×25 100 जूल हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट तत्व है, बृहद पोषक तत्व है। तो देखो माइक्रोन्यूट्रेंट्स यानी कि बृहद पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो कि पौधे को बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कि आमतौर पर शुष्क भाग 0.1% से अधिक हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वे तत्व जिनके पौधे को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, तो 0.1 से कम, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है भाई, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि बृहद बृहद बृहद। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पे पोटेशियम तो था नहीं, पोटेशियम है भाई, मार देंगे पोटेशियम। अगला सवाल है, यदि एक चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध यानी कि प्रारंभिक प्रतिरोध की तुलना में कितना हो जाएगा। तो देखो भाई, एक तार के चालक को डबल लेंथ दुगना कर दिया जाए तो उसको जो है 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक, इसका आंसर वही 4 गुना, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मृत कोशिका से बना होता है और पौधे की संरचनात्मक कठोरता तथा मजबूती प्रदान करता है। देखो भाई, प्रेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्रीनकाइमा, ये सब क्या काम करता है
तो ये कोकोनट ऑफ हस्क सुने होंगे, जायते की मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है। देखो भाई, पेरेन्काइमा जो होता है वो ये भोजन का भंडारण करता है, इतना याद रखियो, ठीक है, भोजन का भंडारण करता है। कोलेनकाइमा क्या होता है, ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है और ये लचीलापन जो है प्रदान करता है, ठीक है। देखो कोई कोई पेड़ एकदम इतना लप जाएगा फिर तुरंत ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये सब किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण। आज देखो कोई नारियल होता है, नारियल को कितना फोड़ो तो हम बहुत जोर से फोड़ना पड़ता है, ये क्या होता है, स्क्लेरन कायमा के कारण होता है। जाइलम तो पानी पहुंचाता है। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया जाने वाला औसत गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है। तो देखो भाई, एफ बराबर जी इंटू एम इंटू मतलब मास ऑफ मैन, मास ऑफ इमेज, मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट पर रखना है रख लो, और बाकी जो होगा दूरी हो जाएगा 2.01 गुने 10⁻20 न्यूटन। भाई ये रट जाओ, चढ़ जाओ। अगला सवाल है, एसेटिक एसिड CH3COOH का पूर्ण रूप ऑक्सीडेशन करने पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। तो एसेटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह जब कार्बनिक यौगिक का पूर्ण ऑक्सीकरण या दहन किया जाता है तो वह अंततः अपने सबसे सरल कार्बनिक रूप में टूट जाता है। रासायनिक समीकरण, ठीक है, तो CH3COOH O2, तो ये जो टूटा 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 एक समंदर ऐसा टूटा, CO2 में H2O में बट गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर मान एटॉमिक नंबर को सही ढंग से परिभाषित किया जाता है। एटॉमिक नंबर समझ रहे हो ना भाई, एटॉमिक नंबर को सही ढंग से परिभाषित करने वाला जो कथन है, किसी परमाणु में न्यूक्लियस है और प्रोटॉन की संख्या दिया गया है, ठीक है, तो यही संख्या उस तत्व की पहचान निर्धारित करती है। हाइड्रोजन क्रमांक 1 निकल, ठीक है। तो उसमें एक प्रोटॉन होता है, जबकि उदासीन प्रोटॉन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। ओह, 4 लगा दिया, ठीक है। तो पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु एटॉमिक नंबर को सही ढंग से प्रभावित करेगा। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है भाई, हाँ सही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है। तो मादा शरीर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, देखो MOSPI द्वारा अप्रैल 2025 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में, ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, ये सब क्या है, कुछ भी लगा रखे हो यार। तो भाई यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, वो पेज दूसरा था, ठीक है, मैंने हटा दिया, ठीक है, इंटरनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो यहीं तक था। आप लोग जो है करंट अफेयर के सवाल भी देख सकते हो। अच्छा एक सवाल और रह गया, 2 सवाल। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन, सही बात है, खेलो इंडिया 7वां संस्करण बिहार की मेजबानी 4 से 11 मई में हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो जिंक द्रव्यमान जो होगा, देखो ये मास जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, ठीक है, मोलिकुलर मास निकल जाता है। तो 81.38 मोलिकुलर मास को म्यू कहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और करेंट अफेयर के सवाल जरूर देखें, इसके पहले हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, वहाँ पे भी देख लियो।